बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त का दिन, वो एक खूबसूरत दिन जिस दिन मेरा मुल्क इस ज़मीन पे हमारे से वजूद पे आया। 77 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए। कई ताकतों ने चाहा कि अपने नापाक अज़ाइम के साथ इस मुल्क को नामो नमूद मिटा दें, लेकिन ऐसा कामयाब हो नहीं सके, ना हो सकेंगे। मेरा मुल्क ताबिंदा और पाइंदा रहेगा इंशाअल्लाह। इन खुशियों में मेट्रो वन न्यूज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज बहुत प्यारे प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका कोई आगे तारुफ मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज हम सब जो हैं वो एक पाकिस्तानी की हैसियत से आपके सामने मौजूद हैं। अनवर खुर्शीद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ मौजूद हैं जनाब रज़ाक बाजवा साहब, कैसे हैं सर? जी मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शर्जील कुबलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका दिन मुबारक तमाम कौम को और पूरे पाकिस्तान को भी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अनवर खुर्शीद साहब, आज़ादी का दिन है, वैसे हम बहुत सारी चीज़ों में खुशियाँ बनाते हैं, लेकिन आज का दिन आपको क्यों ज़्यादा अहमियत का हामिल लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज़ादी जो है इसको हर आदमी महसूस नहीं कर सकता, ख़ासकर आज के जो लोग हैं, नौजवान नस्ल है, इसको उस तरह से फील नहीं कर सकती जिस तरह से 1947 के फ़ौरन बाद के 5 साल 10 साल या 15 साल थे, और वो जो लोग महकूम थे पहले और उनको आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ से, तो वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज़ादी क्या होती है। आजकल के दौर में अगर कोई शख्स कुछ अर्सा पाबंद रह जाए किसी जगह पे भी, हत्ता कि कोई अगर किसी ऊपर से नीचे आते हुए लिफ्ट में फंस जाए और तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए, और जब वो बाहर निकलता है तो कितना अपने आप को फ्री फील करता है। तो इसी तरह जो महकूम होते हैं उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, वो पाबंद हो जाती है। वो ना अपनी मर्ज़ी से कोई बात कर सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से कुछ पी सकते हैं, या ना ही अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकते हैं। ये तो छोटे से लेवल की बात है। जब बड़े लेवल पे हम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक मुल्क के लेवल पे, तो एक जो नेशन के लेवल पे, तो फिर जिस तरह के हम देख रहे थे कि 1947 से पहले जो सरकारी इदारे थे उसके अंदर, और जो जैसे फ़ौज थी उस वक़्त बड़े सगीर की हिंदुस्तान की जो फ़ौज थी, या और जितने भी जैसे आजकल जैसे ब्यूरोक्रेसी है, उस वक़्त जो ब्यूरोक्रेसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके अंदर जो टॉप पे होते थे वो अंग्रेज़ होते थे और नीचे जो आम लोग होते थे। उसमें भी फिर आगे कैटेगरी थी कि मुसलमान बिल्कुल ही पीछे थे हिंदू की निस्बत, क्योंकि हिंदू आबादी में ज़्यादा थे या ज़्यादा पढ़े लिखे थे, या जो भी उस वक़्त की बात थी। तो जब अब आज़ादी मिली है, हमें आज 77 साल हो गए हैं, तो आज़ादी के बाद होता ये है कि जिस वक्त आज़ादी मिलती है किसी भी मुल्क को, तो वो बिल्कुल तितर बितर, और अपने जैसे एक बच्चा पैदा होता है, नौमौलूद होता है, और फिर वो आस्ता आस्ता बड़ा होता है, तो 20 साल बाद 25 साल बाद वो जब जवान होता है तनावर दरख्त की तरह, इस तरह मुल्क भी इसी तरह करते हैं। अगर हम इस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, अमेरिका को देख लें, आज से तकरीबन 250 साल पहले अमेरिका ने जब उसको आज़ादी मिली थी, तो वो भी ऐसे ही आश-पाश इधर उधर लड़ाई झगड़े करते करते आज वो किस जगह को पहुंच चुके हैं। इसी तरह चाइना को ले लें, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद के साथ उसमें ये है कि जो वक्त गुजरता जाता है कि मुल्क अपनी तरक्की करते जाते हैं और उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं। तो हमारा मुल्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसको 70 साल हो गए हैं, तो आज हमें उस स्टेज पे आ जाना चाहिए कि हम माशी तौर पे भी बहुत ही मुस्तकम होना था हमें, और उसके अलावा एजुकेशन के उसमें पूरी दुनिया में हमें किसी एक जगह पर होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी अभी कमी रह गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी जो इस वक्त नौजवान नस्ल है इसको ख़ास तौर पर देखेगी और उसको ये इस आज़ादी को
باجے کی آواز میں دبا نہیں دے گی، مگر اس آزادی کو اس طرح سے سوچے، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ، جو آنے والا سال ہے، آنے والے بہت سارے سال ہیں، اس میں ملک کو کتنی ترقی کرنی چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جناب، مجھے اندر خوشی صاحب آپ یہ ساری باتیں کریں، مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے زمانے میں باجا ہوتا تو آپ باجے بجا رہے ہوتے اس وقت؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں باجے پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول پہ اور تعلیم پہ، کہ جس طرح سے آج مجھے لینا پڑا اپنے نواسے کے لیے، تو وہ باجا لے میں نے کب نام نہیں لینا، اور میرے ساتھ ایک فیملی تھی، انہوں نے باجا لیا، اچھے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، انہوں نے باجا لیا، چھوٹا سا ان کا بچہ بجا بھی رہا تھا، میں انہیں کچھ کہنے لگا، میری وائف نے مجھے منع کیا، آپ چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ بچے اپنی ضد کر کے لیتے ہیں جناب، اور ہر کسی کا اپنا انداز ہے بنانے کا آزادی کا۔ اور آگے چلتے ہیں جناب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں آزادی کے دن، ابھی بات ہو رہی تھی، سب لوگ اپنے اپنے لحاظ سے آزادی مناتے ہیں، باجا صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ چھوٹے تھے تو آپ اپنی جو ہے وہ جشن آزادی کی تقریبات کو انجوائے کرتے تھے، اور یا کس طرح سے اپنا گھر سجاتے تھے؟ ڈاکٹر صاحبہ اتنا جوش اور خروش ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کئی دن جھنڈیاں لگاتے تھے، جھنڈے لگاتے تھے، اور اسکولوں میں، محلوں میں، سوائے پاکستان کے جو پرچم ہوتے تھے، وہ ایک مطلب کوئی ایسا گھر ہوتا تھا کہ جس پر نہ ہو، تمام ہر گھر پر پاکستان کا پرچم ہوتا تھا، باقاعدہ جھنڈیوں سے سجایا جاتا۔ اسکولز میں بڑی بڑی تقریبات ہوتی تھیں، ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ ٹھیک ہے آج بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ ہم نے اس آزادی میں آنکھ کھولی، آپ آج کے دن ہم انہیں کیسے بھولیں جنہوں نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا۔ اس وقت کے جو دریا تھے وہ لال ہو گئے تھے، اور 5 کروڑ یعنی دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی ہے اسی دیکھتے ہوئے یہاں تک وہ پہنچے پاکستان۔ ساتھ ساتھ میرے والد صاحب کی جو ایجوکیشن تھی وہ بروڑا یونیورسٹی کی تھی۔ میرے والد صاحب مجھے بتاتے تھے، کیوں ہم پوچھتے تھے والد صاحب سے، والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک دوستانہ ماحول تھا والد صاحب کے ساتھ، اور ہمیں وہ بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ جب ہم یونیورسٹی یا کالجز میں تھے تو ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوتا تھا کہ شیو سینا آج آپ کو نظر آتی ہے، اس وقت وہ بتاتے تھے راشٹریہ پارٹی کر کے جیسا کچھ نام بتاتے تھے وہ، اور وہ وندے ماترم پڑھنے کے اوپر جھگڑے ہوتے تھے، وہ زبردستی مسلمانوں کو کھڑا کر کے وندے ماترم کراتے تھے، تو ہم وہاں پہ لڑتے تھے کہ ہم وندے ماترم نہیں پڑھیں گے۔ یہ آپ کا مسلمانوں کا بروڑا یونیورسٹی گجرات سے تھوڑی دور ہے، پورا وہاں کی ہماری ایجوکیشن تھی، اور ہم نے جب ہم پاکستان آئے تو میں نے ان سے والد صاحب سے پوچھا پاکستان کے بننے سے ہمیں فائدہ کیا ہوا۔ میرے والد صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی، میرے والد صاحب نے بولا کہ آج آپ ایٹمک طاقت ہو نا، یہ اللہ کی دین ہے، یہ بہت بڑا ہمارے کو اللہ کا انعام ہے، اور یہ تکلیفیں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ڈیفینسو جو سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ کیا گیا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر مسلمان ملکوں میں واحد ملک ہے جن کے پاس یہ ایٹمی طاقت ہے، تو اس کے تو ہمیں قیمت دینی ہے۔ دوسری بات میرے والد صاحب نے یہ بتایا، جو میں ابو کے ساتھ بیٹھتا تھا، اللہ کے جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بتاتے تھے کہ بھائی آپ جو اسلامی جتنی تعلیمات آپ کے پاس ہے نا، وہاں پہ اسلام تھا، لیکن وہ جو ہے اسلامی تعلیمات جو آپ کے گھر میں جو آپ کو جو ایجوکیشن ملی ہیں یہ ہمارے پاس نہیں تھی، جبکہ والد صاحب کو مجھ سے زیادہ قرآنی آیات ازبر یاد تھی، یاسین شریف سمیت وہاں کے ماحول میں انہوں نے، لیکن یہ آزادی نہیں تھی، آج بھی وہ آزادی نہیں ہے۔ میرے کزنز، میرے آج بھی فور فادر کی فیملی وہاں موجود ہے، آج وہ ٹھیک ہے فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں، لیکن جو نظریہ اسلام ہے، جو ضابطہ حیات ہے، آج بھی مسلمان وہاں پہ پریشانی کا شکار ہے، وہاں بھی آج بھی وہاں پہ جو نظریہ ہے ان کا نیرو مائنڈڈ، وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھے کہ آپ کی پوری نسل کی بقا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے زمین کا ٹکڑا لینا۔ اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان جگہوں سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے آج کے نوجوانوں کو کہ جہاں آزادی کی نعمت موجود نہیں ہے۔ میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، میں 2016 میں آسٹریلیا چھوڑ کے آیا ہوں، نیچرلی میرے پاس ریسیڈنسی تھی، میں نے وہاں پہ باقاعدہ ان چیزوں کو اسٹڈی کیا ڈیپ میں جا کے کہ وہاں پہ رہنے میں ہمارے لیے کیا پرابلمس ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ پیغام جانا چاہیے جو آج خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے ویسٹ جانا ہے یا ہم نے یورپ جانا ہے یا آسٹریلیا جانا ہے، کہنا میں اپنے تجربے کی وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جو میں نے اپنے کھلے دماغ سے دیکھی، اور میں نے
रेसिडेंसी वहाँ की छोड़िए, अपने बच्चों को वहाँ की नेशनलिटी नहीं लेने दी। क्या सोच के नहीं? आप कुछ भी कर लें, आप वहाँ पे जाके सेकंड क्लास सिटीजन होंगे, थर्ड क्लास सिटीजन। आपके लिए वहाँ ब्लू कॉलर जॉब है, आपके लिए व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। यहाँ पे आपको हर किस्म की आज़ादी मौजूद है। आज आपके हम ज़बान, हम आपके हर 4 कज़न, 2 रिश्तेदार आपके मौजूद है। कल आपको कोई तकलीफ होती है तो आपके साथ देने के लिए। इसी वेस्ट के अंदर आपका जो सगा भाई है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए आके कहीं खड़ा हो। अगर आप बीमार हो गए तो अकेले आप अस्पताल के अंदर मौजूद है। लेकिन आज पाकिस्तान का खतरा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मसला हो तो आपको फुटपाथ पे भी खाना जो है बकरे का कोरमा मिलता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है हमें। ये हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं। ये हम अगर आज हमारी अगर कोई बच्चे हमारे ये बाजे की तरफ और जिस जो है लाशऊरी की तरफ निकले हुए हैं, इसमें हमारी गलती कोताही है, मेरी अपनी गलती कोताही। अगर मैंने अपने बच्चे को वो तरबियत नहीं दी या वो वाक़यात बताए होते, वाक़यात बताए थे जो मेरे वालिद ने मुझे बताया। आज मैं अपने बच्चों को लेके बैठता हूँ कि मैं सिखाता हूँ। मैं 14 अगस्त को मैं तो बाहर निकलता हूँ सुबह से शाम तक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी से, लेकिन मेरा बच्चा मैं घर से नहीं निकाल सकता हूँ आज। क्यों कि जो है रोडों के ऊपर जो धमाल होता है ना, वो शरीफ इंसान के लिए मुश्किल है कि वो अपनी फैमिली के साथ निकलता है। आज के दिन ये सबक भी तो हमें लेना है क्या, किस लिए हमारी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अखलाकियात सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। बहुत अच्छी बात की, और अखलाकियात का दर्स ही कौम को कौम बनाता है। और जहाँ शर्जील साहब ने ये बात कही कि ये मुल्क कोई एक मौजज़ा है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये मुल्क 1947 में नहीं बना। ये मुल्क शायद उस वक्त बन गया था जब खुदा ने ये सोचा हो कि मुझे ये ज़मीन बनानी है, तभी ये ख़त्ता जो है वजूद में आ गया था। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मज़ीद बहुत मज़े की बातें करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ जो है अनवर खुर्शीद साहब मौजूद हैं। अनवर खुर्शीद साहब ने जो है पाकिस्तान के लिए सर्विस की और एक फ़ौजी जवान की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई। सर, कोई ऐसा तजर्बा कि आपको बाकी ऐसा लगा हो कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे अपनी रूह का सुकून मिलता है उस काम में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं एक फ़ौजी जवान की हैसियत से मैं ये काम कर रहा हूँ? देखिए जी, ये जो भी पाकिस्तान की फोर्सेस में जो ये सोच के जाते हैं, पहले वो सोचते हैं कि हम पाकिस्तान फोर्सेस को ज्वाइन करें, तो एक चीज़ तो जहन में पक्की होती है कि शहादत होनी है। हमने एक मकसद है ना, एक मकसद है। एक मज़दूर घर से निकलता है तो उसके जहन में यही होता है कि मैंने ईंटें उठा के ऊपर छत पे लेके जानी है। जो एक फ़ौजी जो फ़ौज में भर्ती होता है वो कहता है कि मैंने अपने मुल्क का दिफा करना है, मैंने बंदूक चलानी है और मेरे ऊपर भी बंदूक चलेगी। ये 2 बातें उसके जहन में होती हैं। वो आगे अपॉर्चुनिटी की बात है कि वो किधर होता है, किधर जाता है, कैसे होता है। और ऐसा भी हमारे पास अपनी फ़ौज में और इसमें दुनिया की फ़ौजों में ऐसे किस्से मौजूद हैं, वाक़यात मौजूद हैं कि हज़ारों गोलियां भी लोगों के लेफ़्ट राइट से गुजर गई हैं और वो ज़िंदा बच के आ गए हैं। और ऐसे भी है कि हल्की सी कोई गोली का भी स्प्लिंटर लगा और वो डेथ हो गई है। तो ये ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो सबसे पहले ये इंसान का जज्बा होना चाहिए कि मरना है, एक दिन मरना है, मौत आनी है, और कोई फ़ानी चीज़ नहीं है। हर चीज़ हर चीज़ फ़ानी है अल्लाह के अलावा, और ख़त्म हो जाना हर एक ने, हर चीज़ ने। तो ये जब इंसान के अंदर एक जज्बा आ जाता है, उसके बाद फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, फिर वो डर खौफ ख़त्म हो जाता है। तो कमरे में बैठे हुए एसी वाले कमरों में बैठ के वो सोचें और तरह की होती हैं। जिस वक्त आप मैदान जंग में होते हैं या दिफा के लिए, जैसे आप देख लें कि अभी इस वक्त आपका ईस्टर्न बॉर्डर जो कि जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो पिछले 77 साल से वो हालत जंग में है वो इलाका सारा। और उसके बाद पिछले काफ़ी अरसे से जब से रशिया ने अफ़गानिस्तान में कदम रखा, उसके बाद से आज 40 साल से ऊपर हो गए हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर हमारा ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है ईस्टर्न बॉर्डर से भी। डेली डेथ होती हैं, आज भी हुई हैं, कल भी हुई हैं, और कल भी मेरे 5-6 शहादतें हुई हैं, परसों भी हुई हैं। तो ये अब चल रहा है मामला। तो वहाँ पे लोग आपके देखें मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जब सर्विस से बंदा ज्वाइन करता है तो उसके बाद जब अंदर आ जाता है और जब ये काले बूट पहन लेते हैं ना,
وہ بوٹ کے جب تسمے باندھتے ہیں تو اس کے بعد سے ڈر خود بخود چلا جاتا ہے. یہ کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا وہ بتائی نہیں جا سکتی. پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. سیمینار میں تھی, میں اپنا ایک تجربہ بتاتی ہوں. اعلیٰ قیادت وہاں موجود تھی افواج پاکستان کی, تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی طور سے ایک جذبہ لے کے آتے ہیں, لیکن ہمارا جذبہ پاکستانی قوم ہے, آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے اور جذبوں کو بڑھاتی ہے. سر ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں, آپ کھیل کے میدان میں دیکھیں, جب آپ کے لیے تالیاں بجتی ہیں تو آپ کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. وہ ریسلر ہو, کرکٹر ہو, ایتھلیٹ ہو, وہ زیادہ وہ کہتے ہیں نا وہ تیز بھاگ, تو وہ اپنی جو بھی اس کی سپیڈ ہے, اگر اس نے 100 کی سپیڈ پہ بھاگنا تو 105 کی سپیڈ اس کی بن جاتی ہے ان لوگوں کی آواز سے, ان لوگوں کی تالیوں سے. تو یہ اگر 25 کروڑ عوام اتنے اپنی ڈیفنس فورسز کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. آپ مثال دیکھ لیں جو 65 کی جنگ ہوئی تھی, لاہور کے لوگوں نے جو کچھ کیا, جو ان کا جذبہ تھا. اس کے علاوہ 71 کی جنگ میں جو عوام کا جذبہ تھا, دونوں عوام کا, تاکہ 65 کی جنگ میں بنگلہ دیش میں بھی وہ بھی عوام تھی, ہمارے اپنے پاکستانی بھائی تھے. تو کس طرح سے ان لوگوں کا جذبہ, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک بندہ کمانے جاتا ہے, کہتا ہے کہ بچوں کے لیے کما رہا ہے, تو بچے اس کے پیچھے دعا کرتے ہیں, آتے ہیں, پانی دیتے ہیں, کرتے ہیں, وہ خوش ہوتا ہے کہ ان کے لیے میں کمانے گیا تھا. اسی طرح جن لوگوں کے لیے یعنی کہ دفاع کے لیے آپ کھڑے ہیں, پیچھے سے جواب آئے پازیٹیو, تو وہ دفاع کرنے کا بھی مزہ آتا ہے کہ صحیح ہے, جان قربان کرنے کا مزہ آتا ہے. اگر پیچھے سے کوئی بات ہو, نیگیٹو بات آئے, تو پھر وہ جذبہ ڈائی ڈاؤن کرنے کی ہوتی ہے. الحمدللہ ہماری پاک فوج میں ابھی ایسا سسٹم نہیں آیا, وہ درگزر بھی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس وقت بھی ہماری تمام قوم کو میں کہتا ہوں کہ اس وقت اپنی پاک فورسز کے لیے نہ صرف اپنا جو سوچ ہے اس کو مثبت رکھیں, بلکہ ان کے لیے دعا بھی کریں. وہ اگر پاکستان کی فوج اس وقت نہ ہو تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. آپ دنیا کے ان ممالک کو دیکھ لیں جن ممالک کی فوج اتنی اسٹرانگ نہیں ہے یا نہیں تھی, ان ممالک کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پاکستان کی فوج ہے تو انشاءاللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اور پاکستان آرمی, پاکستان فوج زندہ باد. یہ میرے فوج کا جوان جو ہے ان کی جو سوچ ہے, میرا خیال ہے کہ ہم سب پاکستانی تبھی سکون سے گھر پہ سو سکتے ہیں جب ہمارے بارڈر محفوظ ہیں اور ہمارے فوج کے جوان جو ہیں وہ ہمارے بارڈر پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. فوجی جوان سے تو ہم نے ان کی بات پوچھ لی, سیاستدان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. سیاستدانوں سے بڑی شکایت ہے نوجوان نسل کو, اور آپ نے جس طرح بھی نوجوانوں کی بات کی, کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کی غلطی ہے یا پہلے 77 سالوں میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کہ ایک مایوسی کی کیفیت اور برین ڈرین کی طرف ہم جاتے ہیں؟ کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں غلطی تو نہیں کہی جا سکتی, لیکن میں یہ ایک جو ہماری جو ایک روایات تھیں پاکستانی عوام کی, خاص طور پر مسلمانوں کی, ان چیزوں سے ہم ہٹ گئے نا. ہم نے ہر چیز کی نقل شروع کر دی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ان 10-15 سالوں میں نکل کر آیا ہے نوجوانوں کے ذہن میں, جہاں ترقی کے دروازے کھلے ہیں, جہاں انٹرنیٹ آیا, جہاں سہولتیں انہیں میسر ہوئی ہیں, وہاں ایک طوفان بدتمیزی بھی آئی ہے. دیکھیں 65 کی جنگ آپ دیکھیں کہ کس طرح پنجاب اور لاہور کے لوگوں نے, سیالکوٹ کے لوگوں نے اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے دشمن ملک کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر. تو اس وقت جو ہے کیا جذبات تھے ہمارے نوجوانوں کے. یعنی کہتے تھے کہ نور جہاں کا ایک جو گیت ہوتا تھا وہ پورے پاکستان کے نوجوانوں میں ولولہ پیدا کر دیتا تھا, تینوں رب دیا رکھا. تو یعنی وہ اس وقت فوج اور نوجوان, اور جب پھر یہ دشمن قوتوں نے دیکھا کہ اس وطن عزیز کو کیسے کمزور کیا جاتا, تو انہوں نے پھر یہاں پر انویسٹمنٹ شروع کی.
इंडिया ने शुरू की, और भी हमारा दोस्त, हम जिसे दोस्त ही कह सकते हैं या दुश्मन कहे, मुझे तो उसका समझ ही नहीं आता ये अफ़गानिस्तान भला क्या है। ये हमारे गले पड़ गए, ये हमने 40 साल इनकी मेहमान नवाजी की, आज वो हमारे परचमों को या हमारे फ़ौज के जवानों पर कोई बाहर से हमले नहीं हो रहे, हमारे अफ़गानिस्तान से हो। भारत की ज़रूरत नहीं है हमारे पाक फ़ौज के जवान पर कोई किसी किस्म का कोई वार कर जाए। आप देखें बहुत अरसे से कहीं आपको ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी कि इंडियन बॉर्डर पे किसी फ़ौज के उनकी ज़रूरत हुई खिलाफत। लेकिन आप देखें जिन्हें हमने पाला, जिन्हें पोसा, जिन्हें हमने यहाँ अपने मेहमान बना के रखा 40 साल, वो हमारे साथ ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो आजकल के नौजवान नस्ल है, जो बहुत सारी मतलब 70% हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान, इन्हें पाकिस्तान किस तरह बना, किस तरह हासिल किया, ये ख़ित्ता किसी ने प्लेट में रख कर नहीं दिया था, या ये हज़ारों सालों से आज़ाद नहीं था भाई। इसे तो अभी पाकिस्तान बना भी सियासत पे था, एक सियासत ज़ाहिर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े सियासतदान थे, अल्लामा इकबाल सियासतदान थे, अब्दुल रब नशर सियासतदान थे, मौलाना जौहर सियासतदान भी थे, उलमा भी थे, प्रोफेसर। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं, उस वक्त तो कोई पाकिस्तानियों के पास फ़ौज नहीं थी। ये तो सियासतदानों ने तो इसमें बड़ा, फ़ौज तो जब पाकिस्तान बना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज वजूद में है, जो आज हमारी हिफाजत कर रही है हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे की। जैसे ये ख़ित्ता आज़ाद हुआ, जैसे तो ज़ाहिर है इसकी सिक्योरिटी की हमें पता था कि हम जहाँ से आएँ वो हमारे साथ क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अल्लाह ने जो हमारी फोर्सेस बनाई है, हम फ़ख्र करते हैं पाक फ़ौज पर, पाकिस्तान पर। वो प्लानिंग साहब काफ़ी खामोश बैठे हुए, फ़ौजी जवान ने बात कर ली, सियासतदान ने बात कर ली, और जब हम जवानों पे बात करें तो मेरा ख्याल है कि प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कारोबारी शख्सियत से। प्रोडक्शन कहते हैं हमारे मुल्क में किसी और चीज़ की ना हो रही हो, लेकिन नौजवानों के जहनों की वो प्रोडक्शन हो रही है जिससे बाहर ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या समझते हैं कि कारोबारी लिहाज से जो नौजवान हैं उनको मौके नहीं मिल रहे इसलिए बाहर जा रहे हैं, या कुछ नौजवानों को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं रही इसलिए बाहर जाते हैं? क्या वजूहात हैं, या उनको हम कैसे कह सकते हैं कि अपने मुल्क के लिए खदमात पेश करो? ये पाकिस्तानी कौम से ये तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे पाकिस्तानी कौम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करती। चाहे मेरे मुल्क का बच्चा इस दुनिया में कहीं भी जाके वो जब काम कर रहा होता है ना, तो आप जाके उसकी आंखों में पाकिस्तान के लिए जब दर्द देखेंगे ना, तो आपको कहीं भी वो दर्द नहीं मिलेगा। ये तो आप कभी भी मत सोचेंगे आपके मुल्क का जवान, आपके मुल्क का बच्चा, ये मैं अपने दिल से मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं अपने 57+ कंट्रीज में मैंने ट्रेवलिंग की है, और बहुत सी कंट्रीज में मैंने बहुत कुछ देखा है। और मैं आप 14 अगस्त का फंक्शन आप असेम हमारी ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों से हमें गिला है, उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया जो डिलीवर करना चाहिए। फौज से हमें गिला नहीं है, जो मुल्क सुई नहीं बना सका उसने एटम के साथ हवाई जहाज़ भी अपना बना लिया। जिस मुल्क के 65 की जंग में जब इन्होंने आबदोज़ के लिए फ़ंड मांगा कि भाई इंडिया के पास आबदोज़ है, हमारे पास आबदोज़ नहीं है, तो हमारे सियासतदानों ने फ़ंड इनको प्रोवाइड करके नहीं दिया, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत आज तक अपना सिस्टम चलाया। ये तारीख बता रही, ये किताबें बता रही, ये तल्ख हकीकत है। आज मेरा मुल्क का नौजवान बेरोज़गार है जो इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है, तो मेरे मुल्क के सियासतदान की 1971 में मेरा मुल्क 2 लाख करने में सियासतदान कहाँ था? मेरे मुल्क को दर्द पहुंचाने में, तकलीफ पहुंचाने में सियासतदान का। अगर उस दिन का सियासतदान उस वक्त कंप्रोमाइज़ कर लेता, उस वक्त सियासतदान बुटबारी से काम लेता, अगर वो नेशनलाइज नहीं करता इंडस्ट्रीज़ को, तो आज मेरा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ था। हमारा मुल्क में किस चीज़ में कमी है? आज भी मेरा मुल्क का नौजवान जो डिलीवर कर रहा है बाहर जाके, वो इस मुल्क में क्यों नहीं कर सकता? सारा गुबार, मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो मेरा फ़ौज का जवान मजबूत है, मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो मेरे मुल्क का सियासतदान मजबूत है, मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो मेरे मुल्क का बच्चा मजबूत है। पर्सनल बात भी करते हैं आपसे इसी हवाले से। आपने सियासत में भी हिस्सा लिया और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुए आपके साथ, सब जानते हैं, नाज़रीन को भी अंदाज़ा इस बात का। उसके बावजूद भी आज भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज आप अपने बरादरी के हुकूक़ का भी ख्याल रख रहे हैं। अच्छा शर्जील भाई, कुछ पर्सनल बात भी कर लेते हैं। आपने सियासत में भी हिस्सा लिया और जो कुछ हुआ कराची की इलेक्शंस में वो सब जानते हैं, कराची वाले कि शर्जील भाई के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं छोड़ी। आज भी आप कारोबारी बरादरी के साथ उनका साथ दे रहे हैं, उनके हकूक़ की हिफाजत के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और अपने कारोबार को भी तवज्जो देते हैं। माशाल्लाह घर को भी आपने बड़े अच्छे से, अपने बेटों को भी वही तालीम दी है। किस तरह से मैनेज करते हैं? वो कौन सा जज्बा है जो आपको अब तक ये करने पे मजबूर करता है?
इंसान की ताकत तो कुछ भी नहीं है ना, इंसान एक सांस लेने का कोई, हर चीज़ का मोहताज है रब कायनात का, ये रब कायनात का करम है। चीज़ों को मैनेज करना होता है सिर्फ, और कोई चीज़ें। आपने मेरे तालीम की बात की, मेरी बेटियां जो हैं, मेरी एक बेटी जो है उसको मैं लॉ करवा रहा हूँ, दूसरी बेटी बी फार्मेसी पे जा रही है, बेटा मेरा इंशाल्लाह इंजीनियरिंग में आएगा। आज एजुकेशन जो उनका हक़ है वो दिलाना ज़रूरी है, तो क्योंकि नबी वसल्लम की हदीस भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, तो वो चीज़ें हैं। बाकी जो बात ये है कि वालिद साहब सोशल एक्टिविटीज़ में थे, हमारा ताल्लुक गुजराती मेहमान फैमिलीज से, तो हमारे घरों से ही सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी औरतें भी इसी तरीके से लगे। तो मेरा भी कोशिश मेरी ये है कि मेरा मुल्क जो है ना, जो एक ऐसा मॉडल हो कि जिसमें हर बच्चा जो है तालीम याफ्ता हो। मेरा मॉडल जहन में ये है कि मेरा हर बच्चा जो है वो खुद जो है अपना रोज़गार के जो है वो मौके उसके पास मौजूद हो। मैं तो बल्कि अगर कभी किसी दिन आर्मी चीफ के साथ बैठा तो मैं उनको ये भी एडवाइस करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक कोई ऐसा तालीमी मेयार होना चाहिए, कम से कम हर बच्चा 2 साल फ़ौज में सर्व करे, कम से कम 2 साल, उससे डिसिप्लिन आ जाएगा उसकी लाइफ में। दूसरा जो है उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी के साथ बॉर्डर कितना मुश्किल है। आप देखें ना, जो रूलर्स हैं, अभी अगर किंग चार्ल्स की बात करें तो किंग चार्ल्स ने थोड़ी टाइम में अपनी फ़ौज को सर्व ज़रूर किया होगा। ये इंसान की बहुत ज़रूरियात है। मैं अपनी, आप जो मेरी पर्सनल की बात करते हैं, तो मेरा दिल तो ये चाहता है कि इस मुल्क का एक एक बच्चा कम से कम 2 साल अपनी फ़ौज में जाके सर्व करे, और मैं ये भी कहूँगा कि उन 2 साल उन बच्चों को बॉर्डर पे रखें, ताकि पता चले कि गर्मी क्या होती है, शिद्दत क्या होती है। ये जो है जूते पहन के और ये खाकी पहन के किस तरीके से जवान जो है हमारे लिए अपना पूरी लाइफ दे देता है, ठीक है ना। तो ये कोई मजाक नहीं है। ये जो आज बच्चे हमारे सोशल मीडिया पे लगे हुए ना, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया देखती हूँ तो बहुत प्यारी बात की आपने शर्जील साहब, जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। मैंने खुद चमन बॉर्डर पे देखा अपने फ़ौजी जवानों को, अपनी आंखों से जाके मैंने देखा। इतनी गर्मी में आप जब लिबास पहन के उसमें खड़े होते हैं तो वो गर्मी का मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना बुरा हाल होता है। हम वहाँ खड़े नहीं रह पा रहे थे और वो वहाँ फ़ौजी जवान वहाँ ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मज़ीद बातें करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं 14 अगस्त की खुसूसी नशरियात और मेट्रो 1 न्यूज़ का साथ, और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके साथ हैं। हम भी आज आज़ादी के जश्न में आपके साथ जो है ख़ास तौर पे एक खूबसूरत लिबास ज़ेब करके आपके सामने बैठे हुए हैं। आपकी तरफ आते हैं अनवर खुर्शीद साहब, कहते हैं कि अचानक से चीज़ें अब बेहतर नहीं होंगी, जो कुछ हो चुका है, तो क्या वाकई बेहतरी कहाँ से होगी? क्या हमें वाकई एक बड़ी लंबी प्लानिंग्स करनी होंगी, या अगर हम आज से शुरू करें तो होते 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 बहुत जल्दी हमें बेहतरी की नवीदें हमें दिखाई देंगी? प्लानिंग अब कितनी करेंगे, हमें 77 साल तो गुजर चुके, तो अभी सोचना ये है कि मुल्क अगर ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जो मुल्क को मुल्क समझकर, कौम को कौम समझकर चलें, अपनी ज़ाती मुफाद और ज़ाती अना को पीछे छोड़ दें, तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। क्योंकि आजकल के जितने भी हमारे करता धरता हैं, कोई उनको सियासतदान कहता है, कोई हेड ऑफ स्टेट और स्टेटमैन के तौर पर कहता है, कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के तौर पर कहता है, कोई पार्लियामेंट कहता है, कोई सेनेट कहता है, कोई असम्बलियाँ कहता है, कोई और कुछ लोग हैं ऐसे जो बीच में है, इस्टेब्लिशमेंट है, और इदारे हैं बड़े, अदलिया है, इनमें जितने भी लोग हैं, अगर ये अपनी ज़ाती चीज़ों को छोड़ दें, ज़ातियात को छोड़ दें, और जो अपोजिशन में हैं वो भी, और जो अपोजिशन में नहीं भी हैं और अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं वो भी, ज़ाती चीज़ों को, ज़ाती अना को, ज़ाती मफादात को, इन चीज़ों को छोड़ दें। और जैसे मैं सुन रहा था वज़ीर-ए-आज़म को कल, उन्होंने कहा था कि या वज़ीर-ए-आज़म थे या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ थे, मुझे याद नहीं, इन दोनों में से कोई था, कि ये उनको छोड़ दें, ये पिछली बातों को, आगे को देखें। अगर पिछली बातें खोलेंगे तो सब वो
हमाम वाली बात हो जाएगी। कोई भी है जिसका आप नाम लेंगे, किसी एक का नाम लेंगे, किसी पार्टी का नाम लेंगे, किसी नॉन पार्टी का नाम लेंगे, तो गंद उछलेगा, कीचड़ उछलेगा, अपने ऊपर उछलेगा। वो भी पाकिस्तानी है, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आज 14 अगस्त है और आज़ादी का दिन है। अगर पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान के लिए इन सब लोगों को अपनी ज़ातियात को छोड़ना पड़ेगा और मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। अभी भी इनके जहनों में है, जब मुल्क के लिए बात करते हैं तो थोड़ा सा अपनी पत्ती जो होती है ना, पत्ती वो बिजनेसमैन जानते हैं ना, उसको कहते हैं वो अपना हिस्सा, अपने हिस्से को बीच में रखते हैं, खाता भी है तो लगाता भी है। अगर ऐसा काम करना है तो वो काम भी मतलब एक बड़ी शॉर्ट सी आपने बात बता दी कि बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक अना की जंग है और अपनी अना को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करें तो बाद मसला हल हो जाएगा। आगे चलते हैं जनाब, आप बाजवा साहब क्या समझते हैं कि चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं अगर आज ही आज का नौजवान ये सोचे कि चीज़ों की बेहतरी की तरफ जाना है तो? डॉक्टर साहब देखें, हमें हमारे सियासतदानों को, हमारी ख़ास तौर पे अदलिया को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, सबको मैं समझता हूँ कि एक रोल मॉडल अब बनना चाहिए इत्तेहाद और इत्तफाक से। ये जो करप्शन है हमारे मुल्क में, मैं बरमला आपके चैनल पर कह रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा है, जो हर जगह पर है, हर इदारे में है। जब तक करप्शन के आगे हम बंद नहीं बांधेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरक्की जो है वो जिस रफ्तार से होनी है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, वो घर भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो फैमिली भी आगे नहीं बढ़ सकती जहाँ करप्शन हो, जहाँ बेईमानी, जैसे सादे लफ्ज़ों में हम कहते हैं बेईमान। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए हम सबको एक नकात पर जमा होना होगा। इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। इस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जद्दोजहद की थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह उनको आगे टाइम नहीं मिला। मैं इस बात पर भी बड़ा एक अफसोस होता है कि कितनी जद्दोजहद की, बीमारी में भाग दौड़ की, और जब ये मुल्क हासिल किया तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने उन्हें इतना मौका नहीं दिया। शायद आगे अगर वो कुछ अरसा हयात रहते तो इस चीज़ को वो जड़ से उखाड़ जाते। तो मैं समझता हूँ कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए, और जब करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये करप्शन हमें खा गई है, खोखला कर गई है इस मुल्क को। बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़वाल अखलाक जो है, जिसको हम आजकल करप्शन कहते हैं, उसको किसी भी तरह कह ले, वो मुल्क को खा जाता है, उसकी कौमों की जड़ों को जो है वो कमज़ोर कर जाता है। लेकिन फिर भी हम शुरुआत कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आज ये तकरीब और इस तरह से हम जो मेहमानों के साथ बैठे हुए हैं, ये भी एक ऐसी शुरुआत है कि हम एक नए जोश और वलवलों के साथ आपके सामने मौजूद हैं। और ख़ास करके मैं एक बात कहूँगा, जैसे अभी ख़ुद एहतसाबी का जो शुरू किया है हमारे पाक आर्मी ने, और मैं जनरल हाफिज़ मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, ख़ुद से शुरू किया उन्होंने, अपने घर से शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है कि जनरल फैज़, DGISI और कोर कमांड, उन्होंने कोई उस रियायत नहीं की और उन्हें भी कस्टडी में लिया, उनसे भी पूछगीछ हो रही है। अगर यही अमल सियासतदान करें, यही अमल अदलिया करें, और यही अमल हमारी कौम करें, तो मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह ताला। शर्जील साहब, आप क्या कहेंगे, माशी इस्तेहकाम कौमों की तरक्की के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या वहाँ से शुरू होना चाहिए, या सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा और मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामज़न हो सकेगा? दो कहावतें, एक कहावत है वेयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे नियत होगी वहाँ रास्ता हो जाएगा। दूसरी एक कहावत है पश्तो की, काम करने वालों के लिए काम बहुत है और बातें करने वालों के लिए बातें बहुत। इस वक्त कायद की फरमान काम और काम की ज़रूरत है। ये मईशी तौर पे मजबूत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बेगर्स की प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मुल्क में जो बेगर्स प्रोडक्शन चल रही है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी चुपकी हो रही है, उससे हमें रुकना ज़रूरी है। और तमाम लोगों को एक वर्ड है, रोज़ा रख लेना चाहिए, कम से कम 2 साल के लिए रोज़े रख लें। तो ये बात मेरी आर्मी से जिनका ताल्लुक़ है वो समझ रहे होंगे, जो इदारों से ताल्लुक़ है वो भी समझ रहे होंगे। रोज़े रखने का मतलब ये है कि इस वक्त बस बंद करें करप्शन हर तरीके से, इस वक्त मुल्क को सर्व करें। मुल्क को की ज़रूरत आपको भी है और हमें भी है,
खुदा की कसम आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, आप बाहर अगर चले गए आपकी नस्लें ईमान से आपका चला जाएगा, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। आज ये अल्लाह ताला ने ज़मीन का टुकड़ा नहीं, खत्ता नहीं दिया, ये अल्लाह ताला की वो मुबारक जगह है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने तो ज़रूर देखा था, लेकिन हमारी इस खत्ते के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विश भी शामिल होगी। हमने बहुत कुछ पढ़ा है इस खत्ते के लिए। इस खत्ते ये वो खत्ता है जो अल्लाह ताला ने प्लेट में रख के नहीं दिया, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और मैं अपने तौर पे ज़रूर आज़म करूँगा कि मैं इस मुल्क के जब तक मेरी ज़िंदगी है, जान है, सब कुछ है, मेरी औलाद, मेरा पैसा, ये सब कुछ इस मुल्क की वजह से और मुल्क पे कुर्बान है। जब तक ये चीज़ मुझ पे नहीं होगी, जब तक मैं कहीं का नहीं, और ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए। ये खत्ता ज़मीन जो है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे आपको ओत लेना पड़ता है, अल्लाह और उसके रसूल के वफ़ादार होने का। आप उनको भी देखें जो क्वीन का ओत लेके अपनी नेशनलिटी लेते हैं, आप समझिए आपका ईमान कहाँ है, मेरा ईमान कहाँ है। मुझे तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत अता की है कि मैं ओत भी जो लेता हूँ वो अल्लाह और उसके रसूल का लेता हूँ, तो आगे तो मेरे ईमान के मामला बहुत आसानी, क्योंकि हमारी अब्दी ज़िंदगी इबादत मौत है, फना तो हर चीज़ में होना है। तो फिर क्या चीज़ है, ये थोड़े दिन है, इस मुल्क के साथ वफादारी और दयानतदारी के साथ गुजार के चले जाएं। जो दूसरा करता है करने दे, उसके अमाल इसके साथ है, मैं अपने अमाल तो देख सीधे कर लूँ। यानी कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हमारा सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। रज़ाक बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और खुशी साहब आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। बात फ़कत इतनी है कि अपनी ज़िम्मेदारी को अगर हम समझेंगे कि पाकिस्तान को हमने क्या दिया तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।